तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी देख रहे थे प्रतियोगिता दर्पण। इसके 2 सेक्शन हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। कौन कौन से? प्रतियोगिता दर्पण मैं 25 के दिख रहे हैं हम लोग। तो इसको हम लोग सेक्शन में पढ़ रहे हैं आराम आराम से, एक एक घंटे के एपिसोड में। तो हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल ख़त्म कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे आर्थिक परिदृश्य। तो कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखेंगे, चूँकि टॉपिक समझना भी होता है तो आराम से समझते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। फर्स्ट न्यूज़ है कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन। कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन कहाँ? भारत में। ठीक है, तो इसमें क्या इसके बारे में है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रिकॉर्ड उत्पादन कितना हुआ। कितना रिकॉर्ड उत्पादन हुआ? 1 अरब टन का। 1 अरब टन। ठीक है, इतना कोयले का उत्पादन हुआ। इसका कारण क्या बताया मिनिस्ट्री ने? इतना अधिक जो हमने उत्पादन किया, ये अब तक का हाईएस्ट उत्पादन है। क्या है? अब तक का हमारा हाईएस्ट उत्पादन है। कारण बताया मिनिस्ट्री ने कि जो पॉलिसी में सुधार, रिफॉर्म्स किए गए, नीतिगत सुधार, उसकी वजह से ये उत्पादन बढ़ा। इसमें क्या हुआ? नीतिगत सुधारों में सरकार ने जो वाणिज्यिक नीलामी मतलब पब्लिकली सबके लिए ओपन है, निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया विशेष रूप से। तो कमर्शियल स्तर पर नीलामी जो की जाती है वही, प्लस निजी कंपनियों का पार्टिसिपेशन। पहले क्या था? केवल कोल इंडिया लिमिटेड जो पब्लिक सरकारी कंपनी थी वही करती थी। अब इसमें निजी कंपनियों को भी भागीदार बनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुई। अब इतना उत्पादन हुआ, न्यूज़ में क्यों है इतना अधिक? कारण ये है कि इसका प्रभाव जो है बहुत सकारात्मक है भारत पर। प्रभाव क्या है? बहुत सकारात्मक है। कैसे? कोयले का जो यूज़ करते हैं हम लोग, कहाँ यूज़ करते हैं? कोयले का यूज होता है ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा में कई तरीके से यूज किया जाता है। एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, वो विद्युत बनाने में, विद्युत उत्पादन में, बनाने में क्या, विद्युत उत्पादन में जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ताप विद्युत गृह, वहाँ पर सबसे अधिक यूज होता है। अब ऊर्जा के लिए हमें जब कोयला चाहिए होता है तो हम 2 तरीके हैं इसकी पूर्ति करने के। क्या? तो 2 तरीके ये हैं, ऊर्जा के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं कोयले का। इससे होता क्या है कि हमें जो आयात करते हैं, तो प्रभाव भी हमें समझ रहे हैं हम लोग, ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं विद्युत बनाने में। तो अगर कोयले का उत्पादन देश में कम होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से आयात करना पड़ेगा। ये हमारा भारत है, कोयला एक तो घर में उत्पादन हो रहा है और दूसरा हम बाहर से मंगा रहे हैं। जब बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आयात। मतलब कोयला घर में नहीं पूरा पड़ रहा तो हम बाहर से मंगा रहे हैं। अगर हमने घर में उत्पादन किया 1 अरब टन का, तो बाहर का आयात क्या होगा? कम हो जाएगा। तो प्रभाव क्या हुआ? आयात कम हो गया। कम हुआ किसका? कोयले का। ये तो अंडरस्टूड है, कोयले की बात कर रहे हैं। तो कोयले का आयात कम हुआ,
जब आप कोई चीज़ मंगाते हैं बाहर से, कहीं से भी मंगाएंगे, ये मान लीजिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, 100 टन मंगाया गया, तो इसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। पैसा जो देते हैं वो किस में जाता है? डॉलर में। इसको बोलते हैं फॉरेक्स। डॉलर, येन, जो भी मुद्रा में हो, भारतीय मुद्रा तो नहीं होगी, विदेशी मुद्रा होती है। विदेशी मुद्राओं को बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। तो आयात कम हुआ तो हमने क्या हुआ, हमारे पैसे भी तो बचे, तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। क्योंकि हमने बाहर से कोयला नहीं मंगाया तो विदेशी मुद्रा नहीं देना पड़ा, तो विदेशी मुद्रा बचत होगी। सरकार ने बताया कि कितने फॉरेक्स की बचत हुई है, 5.5 अरब डॉलर की। 5.5 अरब डॉलर की सरकार ने बचत की घर में कोयला को उत्पादन करके। तो ये लाभ हुए कोयले का। अगर घर में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ तो उससे लाभ क्या हुआ, हमारी आयात पर निर्भरता कम हुई और इससे विदेशी मुद्रा में बचत हुई। अब आयात कम होगा तो यहाँ से एक नेक्स्ट पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से क्या, हमारा जो व्यापार घाटा है वो क्या हो जाएगा, वो भी तो कम होगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये आर्थिक परिदृश्य में जो हमारे लिए ज़रूरी था वो हमने देखा इसमें। और जब ये आयात कम हुआ इसमें, तो इसका एक और प्रभाव ये भी तो हो सकता है, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता में वृद्धि, सेल्फ रिलायंस। और विकसित भारत तभी बनेगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे। तो विकसित भारत, भारत को कब तक बनना है, टारगेट सेट किया है मोदी जी ने, 2047 तक हमारा टारगेट है, हम विकसित भारत बनेंगे। तो ये इसके प्रभाव हैं। अगर हम विद्युत के बारे में जब देखते हैं, ऊर्जा के रूप में जो कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत बनाने में, तो लगभग विद्युत की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत जो उत्पादन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं तो दो भागों में देखते हैं मुख्य रूप से। एक होता है कोयले के द्वारा उत्पादित ऊर्जा, जिसको बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र। तो ताप विद्युत संयंत्र इनसे मिलती है और यहाँ इस्तेमाल होता है कोयला। तो ताप विद्युत संयंत्र में जो उत्पादन होता है वो 74% विद्युत का उत्पादन करते हैं लोग। 74% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है और इसके उत्पादन में इसी कोयले का इस्तेमाल होता है। दूसरा उत्पादन है नवीकरणीय ऊर्जा का करते हैं। ये हम विद्युत के बारे में जान रहे हैं थोड़ा सा। नवीकरणीय ऊर्जा 24-25% होती है। इसके अंदर क्या आता है, आपकी सारी नवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे आपकी सौर ऊर्जा, ठीक, आपकी जल ऊर्जा जिसको बोलते हैं हाइड्रो पावर, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड पावर, बायोमास, वेस्ट एनर्जी, ये सब इसमें आ जाएगा। और तीसरा होता है आपका न्यूक्लियर पावर, नाभिकीय ऊर्जा। इसका योगदान बहुत कम है हमारे देश में, 2%। नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग 25% के आसपास होता है। तो ये हमारे विद्युत का प्रोफाइल तक, विद्युत हमको जो प्राप्त होती है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ एक बात अगर नोट करना आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट का। गीगावाट का लक्ष्य कब तक, 2030 तक। ये 500 गीगावाट उत्पादन होगा, वो कौन सी ऊर्जा का होगा, ये होगा नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल।
मतलब गैर जीवाश्म ईंधन से। गैर जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो जीवाश्म से ना बनता हो, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा से। ठीक है, तो हमारा ये पहला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है एफडीआई। एफडीआई अंतर प्रवाह में वृद्धि हुई है। एफडीआई अंतर प्रवाह में वृद्धि कितनी हुई है? 27% की। तो एफडीआई अंतर प्रवाह में वृद्धि हुई है। ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं कितने परसेंट हुई है, मैं बता दे रहा हूँ। 27% की वृद्धि बताया गया है। कौन से पीरियड की है? पिछले वर्ष का है ये, 2024-25 का। ठीक, हमारे लिए यहाँ जानना क्या आवश्यक है, ये सिर्फ 3 क्वार्टर की बात की है। यहाँ पर हर साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3, 3 क्वार्टर का आंकड़ा है। मतलब ये अप टू दिसंबर तक की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर 2024 तक। हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि एफडीआई क्या होता है, क्योंकि आपसे आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। एफडीआई का फुल फॉर्म पहले पता हो। FOREIGN, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में फॉरेन का हिंदी होता है विदेशी, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। तो ये एफडीआई का फॉर्म कोई कोई पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये होता क्या है बेसिकली? विदेशियों में कंपनी, कोई कंपनी है विदेशी या कोई व्यक्ति है विदेशी द्वारा हमारे देश में किया गया निवेश, हमारे देश में किया जाने वाला निवेश, वालों नहीं वाला करना, किया जाने वाला निवेश, जो विदेशी हमारे यहाँ निवेश करते हैं उसी की बात है, एफडीआई की हो रही है। तो विदेशी चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अभी इस पीरियड में जो इन्होंने बताया, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस दौरान 40 अरब डॉलर का निवेश हुआ है, टोटल निवेश। इन 3 क्वार्टर में निवेश जो हुआ है 40 अरब। फिर एक बात आपको डेटा याद नहीं रखना है, सिर्फ बता रहे हैं। तो 40 अरब का जो निवेश आया वो बाहर से आया। तो बाहर इन द सेंस ये हमारा हो गया देश। अब बाकी बचा शेष वर्ड। तो यहाँ बाहर से आया कितना? 40 अरब, और ये डॉलर में है। ठीक, इतना आया बाहर से पैसा हमारे यहाँ। अब पैसा आया तो क्या बनेगा इससे? निवेश इसको बोलते हैं। निवेश का मतलब होता है भारत में कोई कंपनी या तो उन्होंने खरीदी होगी, 2 तरीके हो सकते हैं, कंपनी या तो कोई खरीदी है या किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ठीक है, हिस्सेदारी बढ़ाई है, या हो सकता है कोई नई कंपनी स्थापित की गई हो। जब नई कंपनी या कुछ नया किया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड निवेश। कौन सा निवेश बोलते हैं? ग्रीन फील्ड, हरा हरा। तो ग्रीन फील्ड एफडीआई वो होगा जो एक नए क्षेत्र में निवेश करेगा। नए क्षेत्र मतलब किसी, एक होता है कि बनी बनाई कंपनी में पैसा डाल देना, ये बनी बनाई कंपनी नहीं होगी ग्रीन फील्ड। ये होगी उसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ज़मीन खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा, मशीनरी लाएगा, लोगों को लाएगा, ये सब जब होगा तो ग्रीन फील्ड निवेश होगा। और जो पहले से जो कोई कंपनी होता है जिसमें आपने
कंपनी भारत में कोई है और उसमें आपने खरीद लिया उसी को, तो ये होता है ब्राउन फील्ड निवेश। कौन सा होता है? ब्राउन फील्ड। तो पहले से कोई कंपनी है उसमें अगर आप पैसा लगाया किसी विदेशी ने तो ब्राउन फील्ड निवेश, और नई बनाई तो ग्रीन फील्ड निवेश कहलाएगा। अच्छा, ये एफडीआई के संदर्भ में भी सही है। भारत में रहकर कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कोई कह रहा है आपसे, तो इसका मतलब है कि भारत में ही है वो, और उसने नई कंपनी खोली तो ग्रीन फील्ड लगा दिया प्रोजेक्ट है, और पुरानी कंपनी है मतलब पहले से कोई कंपनी एस्टेब्लिश्ड है उसमें किया है निवेश तो ब्राउन फील्ड निवेश होगा। कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो ये हो गया एफडीआई के बारे में। अब जब ये लोग आते हैं निवेश से तो इसके जो डेटाज आते हैं, कहाँ से पब्लिश हुआ है डेटा, जारी किसने किया है आंकड़े? जारी किया है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन DPIIT। ये वित्त मंत्रालय के अंदर एक विभाग है, इसने जारी किया है, और इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट, पूरा लिख लीजिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहाँ मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, ग्रीन फील्ड निवेश एकदम से नया स्थापित करना, नया, और ब्राउन फील्ड निवेश क्या होता है? पहले से बने हुई कंपनी में निवेश करना, पहले से बना हुआ। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, ठीक है। यह निवेश घरेलू भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। यहाँ हम विदेशी की बात कर रहे हैं, एफडीआई, ठीक है। अब जब ये हमारे पास निवेश आता है तो इसका लाभ क्या है? हम एफडीआई की चर्चा कर क्यों रहे हैं? इसके लाभ बहुत सारे हैं, तो कभी भी करना है तो आपको लाभ पता होना चाहिए, लिंक्ड हैं, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो क्या आया? पैसा आया, ये तो आपको समझ में आ रहा है, $40 अरब आया। तो एक लाभ तो यही हो गया कि भारत को क्या प्राप्त हुआ? पूंजी प्राप्त होती है, पूंजी का निवेश होता है। अब ये $40 अरब आया तो क्या आया? विदेशी मुद्रा है। दूसरा लाभ क्या होता है? फॉरेक्स देश में बढ़ता है, विदेशी मुद्रा बढ़ती है। तीसरा, ये जब दोनों आए, इन्होंने क्या किया? कोई उद्योग लगाया। क्या लगाएंगे? उद्योग या उद्योग कंपनी, ठीक है। तो क्या होगा? अब जब कंपनी में लगाएंगे तो वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए भी जाएंगे, ये कोई काम करने भी तो जाएगा उद्योग में। अब काम करने जाएगा तो क्या मिलेगा? रोजगार, तो रोजगार में वृद्धि होगी, और जो काम करेगा तो कुछ उत्पादन होगा, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ता है तो इसी को क्या कहते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। उत्पादन जब ज़्यादा हो जाएगा देश में तो हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे निर्यात भी कर दो, तो निर्यात भी बढ़ेगा। तो ये सारे क्या होते हैं? एफडीआई के फायदे होते हैं। एक और सबसे ज़रूरी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी होता है, विदेशों से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी आती है। तो ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं, पीटी में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बिना इशू के, सिंपल साधारण टर्म्स में, ठीक है। कहाँ से एफडीआई हमारे यहाँ आता है? चूँकि ये क्वार्टरली आंकड़े आए हैं 3 क्वार्टर के, तो अभी कहाँ से ज़्यादा आया है कहाँ से कम आया इसका अभी यहाँ मतलब नहीं है। जनरली आता कहाँ से? जैसे सिंगापुर है, नीदरलैंड है, यूएई है, यहाँ से हमारे यहाँ आता है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाली बात हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? आप लोग देखते रहिए इकोनॉमिक्स, आपको
मुश्किल से 1-2 महीने में, 3 महीने में आप इकोनॉमिक्स बेहतर समझ पाएंगे। सिर्फ लिंक करके देखते रहिए बस, कोई इशू नहीं होगा आपको। नेक्स्ट है खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आए हैं। खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आए हैं। कभी हमें आंकड़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कंटेंट पर फोकस ज़्यादा रखना है। कौन से वर्ष के आंकड़े हैं? ये आए हैं 24 और 25 के। ठीक है, वो भी एस्टिमेट है। क्या है? सेकंड, दूसरा अग्रिम अनुमान, ए बोलते हैं। आपको कहीं मिले ए लिखा हुआ तो समझ लीजिए एडवांस एस्टिमेट है। क्या है? एडवांस एस्टिमेट। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम अनुमान। मतलब दोबारा इन्होंने अग्रिम अनुमान लगाया है। क्या अनुमान है इनका? अनुमान इनका ये है 10 मार्च 2025 तक का इन्होंने जो अनुमान लगाया है कि रबी और खरीफ दोनों का जो उत्पादन होगा 166 और 164 मिलियन टन का उत्पादन इन्होंने बताया है। तो अनुमान है खाद्यान्न उत्पादन का। जब हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो खाद्यान्न का उत्पादन हम लोग करते हैं 2 तरीके से। एक होता है खरीफ का उत्पादन, मतलब खरीफ फसलें, और दूसरी कौन सी होती है? रबी की फसलें। तो खरीफ फसलों का उत्पादन कितना हुआ, रबी का कितना हुआ, ये हम लिख लेते हैं। खरीफ का उत्पादन हुआ है 166 मिलियन टन, और जो आपकी रबी की फसलें हैं, रबी का खाद्यान्न है, उनका उत्पादन है 164.5 मिलियन टन। मिलियन टन लिख रहा हूँ, 1 मिलियन में होते हैं 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, जरूरत पड़ती है। तो खाद्यान्न का उत्पादन 2 भागों में, रबी की फसल, खरीफ की फसल, दोनों को जोड़कर टोटल आप निकाल सकते हैं कितना उत्पादन हुआ, 166 और 164 2024 और 25 में। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी, ये आंकड़े जारी कौन करता है, किसने जारी किया है? तो जारी करने वाला कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। यहाँ हमें इन दोनों का जो भी योग हो अलग अलग याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो खाद्यान्न का उत्पादन जोड़कर भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कितना होगा। यहाँ हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है कि फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ के अंदर कौन से फसलें शामिल होती हैं और रबी के अंदर कौन सी फसलें आती हैं। तो खरीफ के अंदर जैसे आपकी फसल आती है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसको एक साथ याद करिए, ज्वार, बाजरा और मक्का, 3 फसलें। इसके अलावा आपका जो सोयाबीन, जो पूछी जाती हैं मुख्य फसलें, अरहर और एक है मूंगफली, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो ये खरीफ की फसलें हो गई आपकी। रबी की फसलें,
रबी की फसलें हैं गेहूँ। गेहूँ के साथ क्या उगाते हैं? सरसों। तो रबी की मुख्य फसल है गेहूँ, खरीफ की मुख्य फसल है चावल। ठीक है। यहाँ याद रखेंगे हमारी मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? मुख्य खाद्यान्न फसल है ये, मुख्य सर्व प्रमुख खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न है चावल। और दूसरा प्रमुख खाद्यान्न कौन सा होगा? गेहूं। ठीक, जिसमें चावल खरीफ की है और गेहूं रबी की फसलें हैं। यहाँ एक बात याद रखेंगे, खरीफ की फसलें जुलाई अगस्त में जब वर्षा हो रही होती है भारत में तब बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। और रबी की फसलें दिसंबर जनवरी में बोई जाती हैं और काटी कब जाएंगी? मार्च और अप्रैल में। इस समय जो सीज़न चल रहा है मार्च और अप्रैल का, तो इसमें किसकी कटाई चल रही है? गेहूं की। तो गेहूं कौन सी फसल हुई? गेहूं हुई रबी की फसल। ठीक, तो हमने तीसरा जो न्यूज़ था वो भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं चौथे की ओर। चौथा न्यूज़ है 2047 तक विकसित भारत। 2047 तक विकसित भारत अगर बनना है तो क्या करना होगा? इस संदर्भ में विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है। किसकी? विश्व बैंक। उसमें बताया है विश्व बैंक ने कि अगर भारत 2047 तक विकसित बनना चाहता है तो उसको अपनी ग्रोथ रेट कितनी रखनी पड़ेगी। तो चर्चा करते हैं। पहले तो हमें ये याद रखना है कि हमारा लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य है विकसित बनना। कब तक? जब हम 100 साल के होंगे। 1947 में आज़ाद हुए, 100 साल कब पूरा होंगे? 2047 में। तो 2047 तक बनना है विकसित, यह हम लोगों का लक्ष्य है। और विकसित भारत का मतलब क्या होता है? उच्च आय वाला देश, मतलब भारत की आय उच्च हो जाएगी। 2047 तक हमको अपनी आय को बढ़ा लेना है। इसी को विश्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि अगर भारत ऐसा करना चाहता है, कैसा? 2047 तक विकसित होना चाहता है तो उसे एक काम करना पड़ेगा। क्या? उसको अपनी जो ग्रोथ रेट है, कौन सी रेट? ग्रोथ रेट कितनी करनी होगी? 7.8% वार्षिक। हिंदी में क्या होगा ग्रोथ रेट जो लिखा मैंने? आर्थिक समृद्धि दर। शब्द से कंफ्यूज मत होइए, मैं बताता हूँ है क्या ये। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंग्लिश में होगा पूरा। 7.8% की दर से भारत को अपनी जीडीपी का विकास करना होगा। कब तक? 2047 तक, आगामी 2 डेकेड तक। आगामी 2 दशकों तक भारत को इसी दर से बढ़ना होगा, 7.8% की दर से। तब जाके भारत एक विकसित भारत बन पाएगा। ठीक है। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो कह रहे हैं ये बेसिकली कह रहे हैं जीडीपी की बात हो रही है। यहाँ पर इसकी बात हो रही है जीडीपी। उच्च आय का मतलब क्या हुआ? भारत की उच्च आय होगी, मतलब
सबके पास खूब पैसा हो, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो। आर्थिक समृद्धि दर जो कह रहे हैं वो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहले आप जीडीपी समझेंगे तब आप ग्रोथ रेट समझ पाएंगे। तो जीडीपी एक सामान्य शब्दों में क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ये तो मैंने सिर्फ फुल फॉर्म बताया। अब इसको हम समझते हैं। शब्द में दो चीज़ें हैं हमारे पास, ग्रास और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है यहाँ पर कौन से उत्पाद की बात कर रहे हैं हम। हिंदी में इसको लिखा नहीं मैंने, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको। सकल मतलब होता है टोटल, कुल। घरेलू उत्पाद, जब अर्थव्यवस्था में आप पढ़ रहे हो तो जब कोई इकोनॉमिक्स में बोलता है घरेलू, तो घर, घर का मतलब यहाँ भारत होता है, घरेलू का मतलब पूरा भारत। ठीक, तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ होगा दो चीज़ें। क्या? वस्तु, वस्तु नहीं वस्तुएं, और दूसरा होगा सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं का जोड़, ग्रॉस का मतलब टोटल, वस्तुओं और सेवाओं का जोड़ जो अपने घर में बना हो। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? हमारा घर, दैट इज घर क्या है? भारत। अर्थव्यवस्था में कभी भी जब बात करेंगे डोमेस्टिक की तो उसका मतलब होगा हमारा भारत। जब हम कहेंगे डोमेस्टिक तो हमारा भारत, अमेरिका वाले अगर कह रहे हैं डोमेस्टिक तो उनका अमेरिका। ठीक है, तो वस्तुएं और सेवाएं प्रोडक्ट में शामिल हैं। इनकी कीमत क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है, वस्तुएं, इनकी कीमत और सेवाओं की कीमत। कभी कभी क्या कीमत से अच्छा है अगर मूल्य लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब क्या बनी परिभाषा? डोमेस्टिक का मतलब भारत हो गया, तो हमारे भारत में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उनका जो मूल्य है उसको जोड़ लें तो वो क्या है? जीडीपी। अभी आपको वस्तुएं तो समझ में आ गई होंगी, फिर भी मैं एग्जांपल वस्तुओं का देता हूँ। जैसे किसकी बात कर रहे हैं? जैसे आपका, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप, मोबाइल, ये भी वस्तु है। आपकी टेबल जिस पर आप बैठ रहे हैं या बैठे हैं इस समय, आपकी चेयर, आप जिस एसी से ठंडे रहते हैं वो, आपका फ्रिज, ये सब क्या हैं? वस्तुएं हैं। आपकी बाइक, आपकी साइकिल, बाइसिकल, आपकी कार, आपका ट्रैक्टर, ये सब वस्तुएं हैं। इनका उत्पादन देश में हुआ। मान लीजिए इतनी सारी वस्तुएं देश में बनी, इनकी कीमत बनी, टोटल जोड़ा गया कि लैपटॉप 50 रुपये जोड़ लिया गया टोटल, तो ये हो गया मान लीजिए 100 करोड़। ठीक, अब सेवाएं आप देखिए क्या होता है। सेवाओं में आपको समझना पड़ेगा। वस्तुओं में क्या है, जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं? एग्जाम्पल में देता हूँ आपको। जैसे वस्तुएं जब आप खरीदते हैं, आप क्यों खरीदेंगे? हम किसी और से खरीदवाते हैं। ये है मिस्टर चुन्नू, ये है शॉप लैपटॉप की, और ये लेने गए सामान लैपटॉप, तो लैपटॉप इनको बताया कि पड़ेगा भाई 50,000 का। तो अच्छा, तो ऐसा कहा कि 50,000 पड़ेगा, तो इन्होंने 50,000 रुपये यूपीआई कर दिया दुकानदार को, और इसने लैपटॉप इनको दे दिया। तो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, पैसा इन्होंने दे दिया, कैश दिया या यूपीआई से दिया।
आपको दिखा, बदले में इनको लैपटॉप मिल गया। यहाँ आप इन्होंने जो पैसे के बदले प्राप्त किया वो आपको दिख रहा है। ओके, अब आते हैं सेवाओं में। पहले देखते हैं सेवाओं के उदाहरण। जैसे हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन। डॉक्टर के पास जाते हैं, शिक्षा आपको टीचर देता है, या स्कूल, जो भी लिखना चाहें लिख लीजिए। इसके अलावा आपका जैसे बैंक है, अब इसको समझते हैं कैसे। अभी मान लीजिए कि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये हैं मिस्टर वाई जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल गए, यहाँ पर टीचर ने पढ़ाया। मान लीजिए कोचिंग गए, स्कूल मत भेजिए इनको, कोचिंग भेजिए। कोचिंग गए, टीचर ने इनको पढ़ा दिया। अब बदले में इन्होंने क्या किया, इनको मिली शिक्षा और इन्होंने भुगतान किया पैसों का, 20,000 रुपये मान ली दे दिए। अब यहाँ पर एक समस्या आएगी कि ये कह सकता है मिस्टर वाई कि हमको तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिख तो रहा नहीं। जो आपने दिया शिक्षा वो तो पता नहीं कहाँ गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया। पैसा आपने ले लिया और वो दिख रहे हैं मैंने दिए पैसे। तो सर्विसेज में क्या होता है कि वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्या होता है, जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये दवा खा लो तुम ठीक हो जाओगे, तो डॉक्टर ने क्या दिया, आपको सलाह दिया। और डॉक्टर ने आपको सलाह दिया, आपसे पैसे चार्ज किए 500 रुपये, सिर्फ सलाह के लिए कि ये दवा खा लेना। एक पर्चा लिखा, एक पैरासीटामॉल, एक ये एक वो लिख दी। इसी के बदले 500 रुपये ले लिए। दवा तो आप बाहर से लोगे जाके। तो डॉक्टर ने जो सलाह दी उसको आप आंखों से देख तो नहीं सकते, या कोई कह सकता है कि आपको मिला है कुछ, जैसे कि आपको लैपटॉप लेके आया, 50,000 रुपये दिए थे, वो आपको दिखा, यहाँ नहीं दिखेगा। तो सर्विसेज क्या होती हैं, आपको दिखेंगी नहीं। तो जब कभी भी वस्तुओं और सेवाओं में डिफाइन करना हो तो ऐसे करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तु है कि सेवा है। अब बात समझते हैं टोटल। सेवाओं का उत्पादन मान लीजिए हुआ 150 करोड़ का एक साल में। 150 करोड़ मतलब डॉक्टर, टीचर, बैंक, इंश्योरेंस, इन सब ने कमाया कुल 150। 150 और 100 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 250 करोड़। यही है आपका जीडीपी देश का। मतलब ये एक वर्ष में, एक समय तो बताना पड़ेगा, एक वर्ष में जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ हो और जितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ हो, जितनी वस्तुओं का और जितनी सेवाओं का, उनका कुल मूल्य जोड़ के जो पैसा आए वही है जीडीपी। ठीक, अब इसी की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, कितनी होनी चाहिए, 1.8%। ग्रोथ रेट को अगर आप समझना चाहते हैं सिंपल शब्दों में, जैसे कि अभी हमने निकाला 250 करोड़ रुपए, ये जीडीपी हो गई 2025 की मान लीजिए। अब ग्रोथ रेट मान लीजिए 10%, तो इसका 10% निकाल लीजिए 250 का। अगले साल कितना होना चाहिए, 250 का 10% निकालेंगे तो 25। तो नेक्स्ट ईयर 2026 में जीडीपी कितना हो जाएगा, 250 प्लस 25, ये जीडीपी होना चाहिए नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 2026। यही है ग्रोथ रेट। अभी आप लोग समझ गए होंगे पूरी जो स्टोरी है। भारत को अगर 2047 तक विकसित बनना है तो उसे 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल करनी होगी। पूरी स्टोरी आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है टेली डेंसिटी को लेकर के। टेली डेंसिटी रिपोर्ट आई है टेली डेंसिटी की। ठीक, क्या रिपोर्ट आई है टेली डेंसिटी की,
पहले तो हम समझते हैं कि ये टेली डेंसिटी क्या होता है। टेली डेंसिटी टेलीफोन कनेक्शन पर 100 पर्सन, मतलब प्रति 100 व्यक्तियों पर कितने फ़ोन कनेक्शन हैं, पर कितने फ़ोन कनेक्शन हैं। फ़ोन नहीं होना चाहिए, फ़ोन कनेक्शन होना चाहिए जो चल रहा हो। मतलब 100 व्यक्ति हैं, उनके पास मान लीजिए कि 100 कनेक्शन 100 लोगों ने ले रखे हैं, 100 कनेक्शन है, तो टेली डेंसिटी कितनी हो जाएगी 100। मान लीजिए 100 लोगों के बीच में ये यहाँ लिखते हैं लोग, तो यहाँ लिखते हैं कनेक्शन, और इधर आ जाएगी टेली डेंसिटी। 100 लोगों पर निकालना है हमें, तो 100 लोग तो फिक्स हैं। कनेक्शन मान लीजिए इनके पास 50 है, तो टेली डेंसिटी 50। 100 लोगों के पास मान लीजिए कि फ़ोन बढ़ते बढ़ते 110 हो गए कनेक्शन, तो टेली डेंसिटी 110। ठीक है, यही है 110 का मतलब क्या हुआ इसका, कि कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा कनेक्शन है। अगर हम 200 कर दें, यहाँ पर 200 कनेक्शन हो 100 लोगों पर, इसका मतलब हर व्यक्ति के पास लगभग 2 फ़ोन हैं, 2 कनेक्शन। किसी के पास कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन औसत यही है कि हर व्यक्ति के पास 2 कनेक्शन है। तो आप टेली डेंसिटी समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो डेटा आया है, जारी किसने किया है टेली डेंसिटी का? ट्राई ने जारी किया है। किसने? ट्राई ने। इसको ट्राई लिखते हैं। ये ट्राई क्या है? ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने जारी किया है। ये संगठन है, ये अथॉरिटी है जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों को रेगुलेट करती है। जैसे कि बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। वैसे टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल, जियो, इनको कौन रेगुलेट करेगा? ट्राई करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंडर में काम करती है। इसने डेटा जारी किया है। तो जो डेटा आया है उसमें बताया गया है कि टेली डेंसिटी कितनी है। टेली डेंसिटी आप लोग समझ गए होंगे। तो टेली डेंसिटी बताया गया है कितनी है, बताया कि 84.45% टेली डेंसिटी है। मतलब भारत में 100 लोगों में से 84 लोगों के पास कनेक्शन है और 16 लोगों के पास कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इतने लोगों के पास तो फ़ोन है, टेली डेंसिटी आती है परसेंटेज में, तो 100 में से 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 15.55, है ना। इनके पास फ़ोन नहीं है, इसका मतलब ये है इनके पास फ़ोन कनेक्शन नहीं है इतने लोगों के पास। मतलब डिजिटल पेनिट्रेशन वहाँ कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। फ़ोन कनेक्शन नहीं। हमें यहाँ जो याद रखना है वो याद रखना है टेली डेंसिटी कितनी है। हम इसका मतलब समझा रहे हैं यहाँ पे आपको। अगर इसी टेली डेंसिटी को हम अर्बन और रूरल में देखें, शहर में कितनी डेंसिटी है और गांव में कितनी टेली डेंसिटी है, तो शहरों में 131% है, गांव में 58%। इसका मतलब समझ गए कि गांव में मात्र 58 लोगों के पास फ़ोन है। गांव के 100 लोग इकट्ठा करोगे तो उसमें 58 के पास कनेक्शन निकलेगा, बाकी 42 के पास कनेक्शन नहीं है। वहीं शहर में क्या है? 100 लोगों के पास 131 कनेक्शन है, मतलब किसी के पास एक से ज़्यादा भी कनेक्शन है। ठीक, ये इसका क्रक्स है जो हमें समझना है। इसका मतलब गांव में क्या है? डिजिटल डिवाइड हो गया है। भाई कनेक्शन ही नहीं है तो कैसे समझेंगे?
तो अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड है, यहाँ पर डिजिटल डिवाइड है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और डेटा आया है कंज्यूमर का, कुल कितने कंज्यूमर हैं, कुल उपभोक्ता कितने हैं टेलीकॉम सेक्टर में। कुल उपभोक्ता हैं 118 करोड़, जनसंख्या हमारी हो गई है 140 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। इसी में आया कि सबसे कम टेली डेंसिटी कहाँ पर है। तो टेली डेंसिटी का जो आंकड़ा हमें याद करना है, एक तो कितनी है देश में 84.45, शहर में कितनी है, गांव में कितनी है, हो गया। अब हम देखते हैं टेली डेंसिटी हाईएस्ट और लोएस्ट, दो भागों में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा वाले राज्य, और सबसे कम टेली डेंसिटी वाले राज्य, सबसे कम टेली डेंसिटी वाले राज्य, दो भागों में बांटकर हम देखेंगे। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी जिसको बोलेंगे, HEIGHEST, हाईएस्ट डेंसिटी, ये लोवेस्ट डेंसिटी का होगा। हाईएस्ट डेंसिटी आपकी है दिल्ली में 274%, मतलब हर व्यक्ति के पास लगभग 3 फ़ोन हो गए, 2.25 फ़ोन। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर है आपका हिमाचल प्रदेश HP, और तीसरे नंबर पर है हमारा केरल, हम सबका केरल। और सबसे कम जो टेली डेंसिटी है वो कहाँ पर है, सबसे कम टेली डेंसिटी है बिहार में, अपना बिहार। और दूसरे नंबर पर है अपना यूपी, और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। ये बीमारू स्टेट हैं। तो अगर आप लोग मैप आपको याद होगा तो इनकी लोकेशन, बिहार यहाँ पर पड़ता है, ये आपका यूपी हो जाएगा और ये आपका MP हो जाएगा। तो इनको बीमारू स्टेट बोला जाता है ना। BI, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिखता हूँ। बीमारू स्टेट आपको पता नहीं होगा तो आप लोग पता कर लेंगे अभी। BI फॉर बिहार, M फॉर मध्य प्रदेश, में R फॉर राजस्थान, U फॉर उत्तर प्रदेश। 4 राज्य हैं जिन्हें बीमारू कहा जाता है। तो कोई आपसे कहे बीमारू क्या है, तो 4 राज्यों के नाम हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अब तो काफ़ी चेंज आ ही गया है। ये टर्म दिया था किसने, शायद आशीष ने दिया था, ठीक है। तो ये आपको उसके आंकड़े मिल गए जो टेली डेंसिटी के हैं। यहाँ एक और बात याद रखेंगे नोट करके कि जो कंपनी है, सबसे अधिक उपभोक्ता कौन सी कंपनी के हैं। कंपनी के सबसे ज़्यादा उपभोक्ता हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उपभोक्ता हैं जियो की, रिलायंस जियो कंपनी है ना, 40% उपभोक्ता उसके पास हैं। दूसरा नंबर एयरटेल का है 33%, और तीसरा है वोडाफोन आइडिया मात्र 18%। ये एक जनरल डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जियो, फिर एयरटेल का है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 5 न्यूज हो चुकी हैं, हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर न्यूज है, इसमें कुछ खास है नहीं, याद रखना है तो रख सकते हैं। भविष्य निधि पर, भविष्य निधि की जमाओं पर ब्याज दर, जमा पर ब्याज दर कितना मिलेगा।
ये तय किया है सरकार ने। तो ईपीएफओ के पास जो जमा होता है, ईपीएफओ क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैनेज करता है ट्रस्ट, जिसे बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। उसने रिकमेंड किया है 8.25% की ब्याज दर मिलेगी। रिकमेंड किया है किसको? वित्त मंत्रालय को। ईपीएफओ इसको जो मैनेज करता है इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, और इसका जो चेयरमैन होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का चेयरमैन होते हैं लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर मतलब श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो इन्होंने वित्त मंत्रालय को रिकमेंड किया है कि ब्याज दर 8.25% रखी जाए। इतना ही न्यूज है इसमें। सब्सक्रिप्शन 6.5 करोड़ के आसपास है, जो मतलब का है नहीं। आगे चलते हैं। 7, भारत का जीडीपी जो है 2 गुना हो गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का जीडीपी कितना हो गया? 2 गुना। 2 गुना मतलब 2x। किसकी रिपोर्ट है ये? आईएमएफ की रिपोर्ट है। देखते हैं इन्होंने क्या कहा। देखिए जीडीपी फिर चर्चा में आ गई। अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, उसी को आप याद रखेंगे, उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। तो जीडीपी में दोबारा अभी नहीं समझा रहा हूँ फिलहाल, कम से कम। तो जीडीपी होता क्या है आपको पता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अपने देश के भीतर जितना भी उत्पादन हुआ है एक वर्ष में, उनका पैसा जोड़ लो, उनकी वस्तुओं उनकी सेवाओं का, वही है जीडीपी। बड़े शब्दों में यही है, ठीक है। तो यही जो कुल पैसा था वो 2 गुना हो गया 10 वर्षों में। ये रिपोर्ट है आईएमएफ की। आईएमएफ की रिपोर्ट है। अब आईएमएफ क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो इसी ने अनुमान बताया है अपना कि 2 गुना हो गया है पिछले 10 वर्षों में। कैसे? जीडीपी जो 2015 में हमारी थी, 2015 में जीडीपी करंट प्राइस पर, आप लोग यहाँ करंट प्राइस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, ये किसी दिन आएगा तो मैं समझाऊंगा फिर से। 2015 में जीडीपी एट करंट प्राइस था 2.1 ट्रिलियन। कितना था? 2.1 ट्रिलियन डॉलर। और यह 2025 में हो जाएगा, 2025 के अंत तक 4.27 हो जाएगा। तो 2 गुना हो गया ना 10 वर्षों में। इसी की बात, यही रिपोर्ट इन्होंने दी। 2014 में भारत जो है, भारत की स्थिति क्या थी? आईएमएफ ने जो बताया है, वर्ष 2014 भारत जो है 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। और आज वर्ष 2025 में भारत किस स्तर पर है? भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का मतलब, बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि जीडीपी कितना उसके पास है, कितना उत्पादन हुआ। जैसे कि 4.2 ट्रिलियन का है यहाँ पर,
इस आधार पर अर्थव्यवस्था का साइज तय किया जा रहा है कि किसके पास कितने पैसे थे, पैसों को की वस्तुओं का उत्पादन हुआ, पैसे नहीं, पैसे की वस्तुओं का उत्पादन हुआ। तो हमने इस वर्ष हमारा जो IMF का अनुमान है कि 4.27 ट्रिलियन की वस्तुएं और सेवाओं का हम निर्माण करेंगे। इसी बेसिस पर हम 5वें नंबर पर हैं। ठीक, तो बाकी 4 कौन सी हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो 2025 की शेष अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं ये नाम लिख दे रहे हैं हम। तो पहले नंबर पर आएगा आपका अमेरिका, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरा है आपका चाइना, दैट इज चीन। तीसरी आपकी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, यूरोप से। और चौथे नंबर पर जापान। 5वां नंबर तो आपको पता ही है कौन है, भारत। तो 25 में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, एक बात इन्होंने बताया है कि भारत की जो GDP का साइज बढ़ा कैसे, कब कितने ट्रिलियन था। तो GDP भारत की याद करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि डेटा ज़्यादा याद नहीं रखना है। 2007 में भारत की जो GDP का साइज था 1 ट्रिलियन था, $1 ट्रिलियन। अच्छा, 1 ट्रिलियन इक्वल कितना होता है ये बता दे रहे हैं हम। 1 ट्रिलियन इक्वल होता है 1000 मिलियन। अभी भी आप लोग कह रहे होंगे कि कैसे निकालेंगे। 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख। आप निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था थी $1 ट्रिलियन की। इसके बाद 2014 में हमने $2 ट्रिलियन पहुंचा दिया। 21 में $3 ट्रिलियन हो गया और 25 में $4 ट्रिलियन हो गया। तो ये हमने 2025 में ये स्थिति हमारी है मौजूदा स्तर पर। तो यहाँ एक अनुमान यही है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस समय अगर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ये, उसका साइज कितना है, साइज का मतलब कितना उत्पादन कर रही है, तो 30 ट्रिलियन का उत्पादन कर रही है। 30 ट्रिलियन डॉलर। हम कितना कर रहे हैं, $4 ट्रिलियन। बहुत पीछे हैं हम उनसे अभी, ठीक है। तो ये IMF की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है पिछले 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई है। ठीक, तो इस तरह से जो IMF की रिपोर्ट है ये भी हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर की न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है लघु बचत दर कितनी है। लघु बचत खाते जो हैं पर दरें कितनी हैं। तो ये याद करने की बात नहीं है, इसमें हम यहाँ पर सिर्फ ये बता दे रहे हैं आपको लघु बचत खाता के अंतर्गत शामिल क्या क्या है। ये दरें चेंज नहीं हुई तो इसका कोई खास यहाँ रिलेवेंस नहीं है। तो लघु बचत खाता में जैसे कि आपके NSC आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल अर्थव्यवस्था है तो थोड़े शब्द याद रखते हुए चलेंगे, अच्छा रहेगा, आपको बहुत आसानी रहेगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हिंदी में राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक, PPF जो होता है वो भी यही है। PPF क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट
फंड और KVP, ये बहुत आता है कभी कभी, किसान विकास पत्र, के किसान, वी फॉर विकास, पी फॉर पत्र, किसान विकास पत्र। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, वो भी इसी में आएगी। सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये हो गई लघु बचत की। अब इसमें और कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। प्रोविडेंट, DENT है, ठीक है, डेंट नहीं है। नेक्स्ट है PSU, नवरत्न का दर्जा मिला है, नवरत्न का दर्जा 2 PSU को मिला है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी 2 PSUs हैं जिन्हें ये दर्जा मिला है। तो जिन्हें मिला है 2 PSU का जो दर्जा, वो कौन सी हैं? एक तो आप लोग जानते होंगे IRCTC, वही जहाँ से आप लोग टिकट बुक करते हैं, एक तो इसको मिला है और दूसरा मिला है IRFC। फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे से जुड़ा हुआ है तो IR तो इंडियन रेलवे ही हो जाएगा, तो इतना तो लिख ही लेते हैं कम से कम, इंडियन रेलवे। खाना पानी देता है, जो खाना पानी देता है उसे सर्विसेज क्या बोलते हैं? शादी वगैरह में कैटरिंग सर्विसेज कर लीजिए, बोलते हैं ना, तो ये वही है केटरिंग, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और ये IR यहाँ भी मिल गया, तो इंडियन रेलवे तो हो गया, इंडियन रेलवे। F फॉर फाइनेंस, C फॉर फिर कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो फुल फॉर्म दोनों के पता हो गए क्या है। इन दोनों कंपनियों का नाम याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। दोनों ही कंपनियां क्या हैं? PSU हैं, PSU। PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है सरकारी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा PSE, उससे पहले लगा होगा C फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो नवरत्न का इन्हें दर्जा दिया गया है 2 कंपनियों को। तो कुल कंपनियां कितनी हो गई नवरत्न में? नवरत्न के अंतर्गत कुल कंपनियां हो गई 26, इनको मिला के, ठीक। अब ये जो नवरत्न कंपनियां हैं, इनकी जो शुरुआत कब हुई ये हमें पता होना चाहिए कि शुरुआत इनकी कब की गई। तो शुरुआत हुई है इन कंपनियों की 1997 में। 9 कंपनियों को दिया गया था, इसलिए इसे नवरत्न कंपनियां कहा जाता है। तब से बहुत सी कंपनियां इसमें शामिल हुई और कुछ बाहर भी निकल गई, वो महारत्न बन गई, ठीक। तो इनका फ़ायदा क्या होता है? नवरत्न बनने का लाभ क्या है? इनको जो दर्जा दिया गया, इसका क्या लाभ है नवरत्न का? तो इन कंपनियों को लाभ क्या होता है? स्वायत्तता मिल जाती है वित्तीय और संचालन की, वित्तीय एंड संचालन की स्वायत्तता मिल जाती है। अब ये सोच रहे होंगे स्वायत्तता क्या होती है आप लोग? वित्तीय स्वायत्तता का मतलब होता है निवेश करने के लिए इनको
सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, मतलब ये 1,000 करोड़ रुपए तक किसी भी उद्योग में निवेश कर सकती हैं और सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। सरकारी अनुमति की ज़रूरत नहीं, सरकारी से बेहतर लिखिए सरकार से अनुमति ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1,000 करोड़ या 15% नेटवर्थ का, जो भी कम हो, तो ये इनको स्वायत्ता मिल गई। जॉइंट वेंचर स्थापित कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकते हैं, सरकार से पूछना नहीं है। तो यही इनको लाभ हो जाता है नवरत्न कंपनियों को। अगर आपको नवरत्न कंपनी किसी को देना है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस हो उत्कृष्ट होना चाहिए। बनने की शर्तें क्या हैं? परफॉर्मेंस उत्कृष्ट हो, ठीक है, प्लस मिनी रत्न हो कंपनी पहले से मिनी रत्न कंपनी हो, मिनी रत्न फर्स्ट क्लास की, क्योंकि मिनी रत्न में 2 कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। तो मिनी रत्न फर्स्ट क्लास की श्रेणी में हो वो कंपनी, और उसका परफॉर्मेंस कितना हो, उत्कृष्ट परफॉर्मेंस हो, तब उसको ये दर्जा मिलेगा। कौन सा? नवरत्न का। अभी जैसे 26 कंपनियां हो गई हैं, तो जो मुख्य कंपनियां हैं नवरत्न की उनके नाम मैं लिख दे रहा हूँ। 26 सारे तो नहीं लिखूँगा, जो इम्पोर्टेंट हैं उनके नाम, क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं यहाँ से। जैसे कि नाल्को, NALCO, फुल फॉर्म नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। MTNL आप लोग जानते होंगे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अलावा ONGC का पूछा जाता है, OVL, ये है इसका फुल फॉर्म ONGC, O फॉर ONGC, V फॉर विदेश, L फॉर लिमिटेड। एक इरेडा करके है, IREDA, इंडियन रीडेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन नेशनल रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी। NHPC आपने सुना होगा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। नेशनल, H फॉर हाइड्रो, P फॉर पावर, C फॉर कॉरपोरेशन, हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। मेन शब्द हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो शिप बनाती है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। दो कंपनियां और हैं, एक है इरकॉन, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे, IR हो गया इंडियन रेलवे। C फॉर CO कंस्ट्रक्शन, और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, I इंटरनेशनल। लिमिटेड। एक है राइट्स, ये भी रेलवे की है, रेल इंडिया
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तेर जितना हमने रेड से लिखा है ये सब क्या है? नवरत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा एक और समूह होता है कंपनियों का जिन्हें बोलते हैं महारत्न कंपनियां। इसके बारे में ब्रीफ जानकारी हम लोग ले लेते हैं और फिर यहीं से ख़त्म करते हैं। इस समय महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 14। उनके नाम आपके लिए यहाँ फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सेल, फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है गेल का, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक होता है PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ONGC इसका भी फुल फॉर्म पूछा ही जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ये सारी कंपनियां पहले नवरत्न कंपनियां थीं, बाद में इनको अपग्रेड किया गया महारत्न में। ONGC के अलावा NTPC को पूछा जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है भेल, सेल, भेल, गेल। भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है BPCL, BP भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐसे ही एक और है HPCL, तो H फॉर हिंदुस्तान, बाकी सेम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट एक है OIL, इसका फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड, O फॉर ऑयल, I फॉर इंडिया, L फॉर लिमिटेड। पूछा जाता है। नेक्स्ट HAL, ये बहुत कई जगहों पर आया हुआ है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लास्ट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC। तो ये मेजर मैंने लिख दिए हैं, सारे नहीं लिखे हैं 14, जो फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने लगभग लिख दिए हैं। एक कोल इंडिया लिमिटेड छूटा है, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। अच्छा, महारत्न कंपनी अगर बनना है तो इसके शर्तें क्या हैं? महारत्न कंपनी के शर्तें,
पहली बात है कि शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो। शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, मतलब इसके शेयर खरीदे और बेचे जाते हो। दूसरी बात है नवरत्न हो, नवरत्न का दर्जा मिला हो, मतलब अगर नवरत्न का दर्जा नहीं मिला है तो महारत्न का दर्जा नहीं मिलेगा। तीसरा, औसत कारोबार टर्नओवर, औसत कारोबार कितना हो, एवरेज टर्नओवर पिछले 3 साल का 25,000 करोड़, पिछले 3 साल का जो भी लिखेंगे यहाँ से 3 साल की बात हम करेंगे। पिछले 3 साल का औसत कारोबार एनुअल, ये वार्षिक होगा, ठीक है। और नेटवर्थ, नेटवर्थ हो 15,000 करोड़। तीसरा एक पैरामीटर जो है लाभ का, औसत वार्षिक लाभ, ये 5,000 करोड़ का होना चाहिए। ये 2 शर्तें जो हैं इसमें से कोई एक पूरा कर लो और ये हो औसत वार्षिक लाभ। ये 3 वर्ष की बात है, पिछले 3 वर्ष में, पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक लाभ, ये भी पिछले 3 वर्षों का होगा। पिछले 3 वर्षों का औसत नेटवर्थ ये हो, और ये भी औसत कारोबार भी पिछले 3 वर्षों का, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स जिसके आधार पर महारत्न का दर्जा मिलता है। अब इसका लाभ इनको क्या मिलता है महारत्न कंपनियों को, लाभ ये मिलता है कि 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं ये सरकार से पूछे बगैर, या 15% नेटवर्थ जो भी कम हो वो कर पाएंगे। तो फिलहाल 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं, उसमें मत जाइए। जैसे नवरत्न कंपनियाँ कितना कर सकती हैं, 1,000 करोड़ का, महारत्न 5,000 करोड़ का, ठीक है। और ये जो महारत्न का दर्जा शुरू हुआ था, यहाँ नोट में लिख लेंगे, 2010 से शुरू किया गया महारत्न का दर्जा देने का काम। तो ये इनको लाभ मिल जाते हैं, और ये दर्जा देने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, एक डिपार्टमेंट है वो करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली दर्जा देती है। तो आप लोग ये याद रखेंगे जो महारत्न के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, लाभ 5,000 करोड़ तक मिल ही जाएगा, प्लस इनको अगर मर्जर एक्विजिशन करना है किसी कंपनी के साथ, विलय करना है किसी कंपनी के साथ, किसी को खरीदना है, तो वो कर सकती हैं, ये इनको एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता है इसका, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।